हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से लगे होंगे। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। ये क्लास में हम क्या करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। ये क्या होती है, आज की क्लास क्या होते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है कि कोशिका। हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिका। कोशिका होता क्या है, ये हमको जानना है कि कोशिका होता क्या है। देखिए, हमारे पृथ्वी में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी सजीव हैं, जितने भी जानदार वस्तु हैं, यह बेजानदार वस्तु हैं, सब किसी न किसी चीजों से बना होगा। वैसे ही जो हम इंसान हैं, हम जानवर होता है, वो सब सारे एक सेल या अनेक सेल से क्या होते हैं, बने होते हैं। कोशिकाओं से मिलकर बने होती है। उनका जो शरीर का निर्माण होता है वो कैसे होता है, पहले एक सेल होता है, तब फिर क्या होता है, बहुत सारे सेल मिलकर एक क्या करते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं, ऊतक का निर्माण करते हैं। तब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या करते हैं, एक ऑर्गेन का निर्माण करते हैं। और वही ऑर्गेन मिलकर क्या करती है, एक बॉडी का निर्माण करते हैं। वैसे ही जैसे हम क्या करते हैं, एक घर बनाती हैं। सबसे पहले हम घर बनाने के लिए क्या करते हैं, ईंटें को इकट्ठा करते हैं। उसी तरह ईंटें को इकट्ठा करने के बाद हम क्या करते हैं, तब दीवार बनाते हैं। दीवार बनाने के बाद बहुत सारे दीवार मिलकर क्या करती है, कमरों का निर्माण करती है। वही बहुत सारे कमरे मिलकर क्या करते हैं, एक घर का निर्माण करते हैं। उसी तरह हमारे शरीर जो होते हैं, वो क्या होते हैं, कोशिका से मिलकर, ऊतक से मिलकर, ऑर्गन से मिलकर तब क्या करती है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दिया हुआ सबसे पहले क्या है, कोशिका, जिसका इंग्लिश क्या होता है, सेल। यहाँ पे क्या है, प्रत्येक जीव, चाहे वह विशाल हाथी हो या सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रोबैक्टीरिया, एक यह अनेक छोटी स्वतंत्र इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। वैसे जीव जो क्या करते हैं, एक यह अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, कोशिका कहते हैं। वो क्या होती है, जैसे क्या होता है, जैसे हम ले लेते हैं चूहा और एक विशाल हाथी ले लेते हैं, तो हर एक जानवर क्या होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक विशाल हाथी क्यों ना हो, यह सूक्ष्म जीव क्यों ना हो, ये सब सारे क्या होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक यह अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है। उसी को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। सेल का डिफिनेशन पता चल गया आपको। प्रत्येक जीव, चाहे वह विशाल हाथी क्यों ना हो, यह सूक्ष्म जीवाणु क्यों ना हो, यह अनेक छोटी छोटी स्वतंत्र इकाइयों से मिलकर क्या होती है, बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जैसे क्या हो गया, सेल। सेल का जो बायोलॉजिकल नाम होता है वो क्या होता है, साइटो। साइटो क्या होता है, सेल का जो बायोलॉजिकल नाम होता है वो क्या होता है, साइटो होता है। अब यही पे देखिए, एक और एक पॉइंट है, जो क्या करती है, सेल के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। जो सेल के बारे में क्या करती है, स्टडी करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल एक क्या है, लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द है, क्या है, लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। छोटा कमरा। अब देखिए, यहाँ पे एक है, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। उन्होंने कोशिका की खोज की थी, कब की थी, 1665 ईस्वी में किया था। जो एक पौधे की क्या किए थे, कौर के लिए थे। पौधे की जो छाल होती है, सेल वॉल होती है, छोटा से लिए थे। और उन्होंने क्या किया था, अपने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्हें क्या किया, छोटे छोटे सूक्ष्म कंपार्टमेंट दिखाई देने लगे, और उन्हीं का नाम क्या रख दिया, सेल्यूला रख दिया। और वही बाद में क्या पड़ा, सेल नाम पड़ा। आप आइए आगे हम जानते हैं, ये इसके सारे कहानी पढ़ती है। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे क्या, सेल एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। देखिए, रॉबर्ट हुक जब खोज किया था, उसको क्या किया था, अपने माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे क्या किए थे, कंपार्टमेंट दिखाई देने लगे। क्या दिखाई देने लगे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई देने लगे, घर का जैसा, ऐसे छोटा छोटा घर बना जैसा उनको छाल में दिखाई देने लगा। मगर ये मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसी तरह उनको क्या किया, दिखाई देने लगा। तो आइए हम यहाँ पे जानते हैं, जो जो रॉबर्ट, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था।
देखिए यह एक क्या थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे जो 1665 ईस्वी को स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप के द्वारा कॉर्क एक कॉर्क के एक टुकड़े को देखा तो उसे अनेक सूक्ष्म प्रकोष्ठ कंपार्टमेंट दिखाई पड़े जिसका नाम क्या रहा, सेल्यूला पड़ा। सेल्यूला, जिसका नाम क्या दिया, सेल्यूला दिया, और जो बाद में क्या पड़ा, सेल नाम पड़ा। देखिए जो रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में उन्होंने कॉर्क का एक लिया था, छोटा सा लिया था, टुकड़ा लिया था, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें क्या, छोटा छोटा कंपार्टमेंट दिखाई देने लगा। उसी का नाम क्या दिया, सेल्यूला दिया। और वही सेल्यूला बाद में क्या पड़ा, सेल पड़ा। उनका नाम क्या पड़ा, वही सेल्यूला का नाम क्या पड़ा, बाद में सेल नाम पड़ा। अब देखिए इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ये जो रॉबर्ट हुक थे वो जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी, लेकिन क्या की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। और उसके साथ साथ जो सेल वॉल की भी खोज की थी, दोनों की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। देखिए मृत कोशिका और कोशिका भित्ति का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। देखिए सेल का जो संख्या होती है विभिन्न जीवों में विभिन्न होते हैं, जबकि उनकी क्या होती है, उस जीव का जो आकार होती है उस पर निर्भर करती है, उनकी साइज पर निर्भर करती है, वह है कितना बड़ा। अब देखिए चूहा, जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं एक चूहा और एक विशाल हाथी। अब देखिए चूहा का जो सेल होती है और एक विशाल हाथी का जो सेल होता है, उनका कंपेरिजन कीजिएगा, क्या होगा, ये दोनों का सेल अलग अलग होगा। इसमें कम होगा चूहा में, और विशाल हाथी में बहुत सारे क्या होंगे, सेल होंगे। इसीलिए क्या करता है, यहाँ पे साइज पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। कोशिका किस पर निर्भर करता है, जीव की साइज पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की थी। वह कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, सर्वप्रथम अपने सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के माध्यम से उन्होंने देखा तो उन्हें तालाब में बहुत सारी ऐसी कोशिका मिली जिसे ये क्या हुआ, जीवित था। उनको क्या मिला, बहुत सारी कोशिका जीवित मिला। जैसे 1674 ईस्वी में सबसे पहले क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 1674 में तालाब के जल की प्रथम जीवित कोशिका को देखा था। किसने देखा था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका को देखा था। जैसे उसमें क्या क्या शामिल थे, जैसे अमीबा देखा उन्होंने, पैरामेसियम देखा, और क्या देखा, शुक्राणु देखा, कैलेमाइडोमोनास, जीवाणु आदि, ये सब सारे जीव क्या किए थे, इसमें शामिल थे। जीवित कोशिका में ये सारे क्या थे, ये शामिल थे। देखिए और एक बार रिवाइज कर देते हैं। जैसे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक अपने जब माइक्रोस्कोप को पानी पे ये तालाब पर देखा तो उन्हें बहुत सारे क्या किए थे, जीवित कोशिका दिखाई दिया, जिसमें उसमें बहुत सारे जीव शामिल थे। जैसे क्या है, अमीबा शामिल थे, पैरामेसियम शामिल थे, और शुक्राणु, कैलेमाइडोमोनास, जीवाणु आदि, ये सब क्या थे, शामिल थे इसमें। आप देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन रॉबर्ट हुक ने किया था तो वो क्या किया था, मृत कोशिका की खोज की थी। किस चीज का खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, जीवित कोशिका की। अब देखिए स्लाइडेन और स्वॉन का उन्होंने क्या किया था, सेल के बारे में थ्योरी दिया था, सेल के बारे में सिद्धांत दिया था। दोनों मिलकर क्या किया था, कोशिका के बारे में सिद्धांत दिया था। जो स्लाइडेन है वह एक जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1838 ईस्वी में उन्होंने कहा कि जो पौधे की जो शरीर होती है वह क्या करते हैं, सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने ये कहा था, कौन, स्लाइडेन ने कहा था, कब कहा था, 1838 ईस्वी में उन्होंने कहा, क्या कहा था, जो पौधे का जो शरीर होती है वह क्या होती है, सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, इन्होंने कहा, स्लाइडेन ने कहा। और उन्हीं के एक साल बाद 1839 में उन्होंने कहा कि जो जंतु होते हैं वो सब सारे, उनका जो शरीर होती है वह भी क्या होते हैं, सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किसने कहा था, स्वॉन ने कहा था।
स्वर्ण कब कहा था? 1839 ईस्वी में उन्होंने कहा कि जो जंतु का जो शरीर होती है वो भी क्या होती है? सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। और 1838 ईस्वी में किसने कहा था? 1838 ईस्वी में स्लाइडेन ने कहा था कि जो पौधे का जो शरीर होती है वो शरीर क्या होते हैं? भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने यही अंतर बताया और लास्ट में असफल किसमें रहा? ये नहीं बता पाया कि जो कोशिका होती है वो कोशिका कहाँ से निर्माण होता है। इन्हीं में क्या हुआ? ये असफल रहा। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, किस चीज में असफल रहा, अभी आगे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए कोशिका के सिद्धांत में उन्होंने क्या क्या बताया था। कोशिका के सिद्धांत में उन्होंने क्या क्या बताया था? जैसे कोशिका का सिद्धांत है सेल थ्योरी। पहला क्या है? पहला थ्योरी क्या है? पहला सिद्धांत क्या है? प्रत्येक जीव का जो बॉडी होती है एक या अनेक कोशिका का बना होता है। इन्होंने एक थ्योरी बताया कि जो जितने भी जीवित वस्तु होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, उनका जो शरीर होती है एक या अनेक कोशिकाओं से क्या होता है? मिलकर बना होता है। ये बात उन्होंने सही कहा। अब फिर दूसरा देखिए क्या है? प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति होती है ये एक कोशिका से होती है। जो प्रत्येक कोशिका जो जीव होती है उनका जो शरीर की जो निर्माण होती है वो क्या होती है? एक कोशिका से होता है। इन्होंने इतना बात सही बताया और लास्ट में ये सफल रहा। क्या असफल रहा? उन्होंने कहा ये नहीं बता पाया कि जो कोशिका होती है वो कोशिका का निर्माण कहाँ से होता है। देखिए दोनों मिलकर यह बताने में असफल रहा कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। कोशिकाओं का निर्माण क्या कहा इसमें शामिल? ये असफल रहा कि कोशिका का जो निर्माण होती है वो कैसे होती है। अब आइए आगे क्या है? आगे है कि जो ह्यूमन का जो बॉडी में होती है वह क्या क्या बड़े होते हैं, कौन सेल बड़े होते हैं, कौन सेल क्या होती हैं? छोटे होते हैं, कौन लंबे होते हैं, कौन विभाजित हो सकते हैं, कौन विभाजन नहीं हो सकते हैं, इनके बारे में हमको जानना है। देखिए यहाँ पे मानव के शरीर में देखिए सबसे लॉन्गेस्ट सेल, लंबी कोशिकाएं कौन है? न्यूरॉन, तंत्रिका। कौन है हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका? कौन है? न्यूरॉन है। कौन है? न्यूरॉन। और लार्जेस्ट सेल कौन है? ओवम। हमारे शरीर की जो सबसे बड़ा सेल कौन है? ओवम। और सबसे छोटा कौन है? एस्पर्म। एस्पर्म कौन है? एस्पर्म। और जो तेजी से विभाजित, ये क्या करता है? विभाजन रहित, जो क्या कर सकता है? विभाजन नहीं हो सकता है, अपने आप को मरम्मत नहीं कर सकता है, वो कौन है? न्यूरॉन। और तेजी से विभाजन कौन होता है? लीवर होता है। कौन? लीवर। जो क्या करते हैं अगर बाय चांस कहीं कट गया तो वह क्या कर सकता है? वह अपने घाव जख्म को क्या कर सकता है? भर सकता है, विभाजन तेजी से कर सकता है। अब आगे देखिए, इतना तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। आप यहाँ पे देखिए जैसे एक घर का निर्माण कैसे होता है, एक बॉडी शरीर का निर्माण कैसे होता है, इनके बारे में जानना। जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक घर बनाने के लिए पहले ईंटों को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। तब उसके बाद हम क्या करते हैं? दीवार बनाते हैं। दीवार क्या होती है? अनेक दीवारें मिलकर क्या करती है? कमरों के निर्माण करती हैं। अनेक कमरा क्या होते हैं? मिलकर एक घर का निर्माण करते हैं। इतना तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। वैसे ही जो हमारा शरीर होता है वह क्या होता है? पहले एक कोशिका क्या होता है? निर्माण होता है। तब क्या करता है? बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या करते हैं? उत्तक का निर्माण करते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या करते हैं? ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं? हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। इतना तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है। अब देखिए ये टॉपिक में क्या है, पहले दिया हुआ है कि सेल की संख्या की बेसिस पर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सेल की संख्या के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। और दूसरा क्या है? मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होता है? जो केवल एक सेल से बना होता है, जो केवल क्या होते हैं? एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे यूनिसेल्यूलर सेल की संख्या की बेसिस पर ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, क्या है? एक कोशिकीय जीव। दूसरा क्या है? मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव। आप हमको देखना है एक एक करके दोनों को। पहला क्या है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक कोशिकीय जीव क्या होता है? देखिए एक सेल से बने ऑर्गेनिज्म को ही क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं।
क्या कहते हैं, जब एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं तो ऐसे जीव को क्या कहा जाता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे इसमें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन शामिल है, पहला क्या है अमीबा, पैरामेसियम, दूसरा क्या है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और अलगी। ये सब जीव क्या होते हैं, इनमें एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। इसको क्या करना है, याद कर लेना अच्छे तरीके से। अब दूसरा में देखिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। हम जो इंसान है, हम इंसान क्या है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यह मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। हम इंसान क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमारे शरीर जो निर्माण होती है वो क्या होती है, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या होते हैं, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं वह ऑर्गेनिज्म क्या कहलाती है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहलाती है। जैसे क्या क्या है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, ह्यूमन ह्यूमन हो गया, डॉग्स हो गए, काउस, ट्रीज, ईटीसी आदि। इंसान हो गया, कुत्ता हो गया, गाय वगैरह हो गया, जानवर जितने भी आते हैं ये सब सारे क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव बने होते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं ये भी क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। आप देखिए यहाँ पे कोशिकाओं के प्रकार, कोशिकाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, केंद्र की संरचना के आधार पर कोशिकाओं दो प्रकार के होते हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं, दो प्रकार की होती है। केंद्र की संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या है, पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानना है, देखिए चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब आइए हम पढ़ते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिया हुआ जैसे क्या, जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। मतलब क्या होता है, जिस कोशिका में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे किसमें केंद्रक नहीं होता है, पहला हो गया बैक्टीरिया, दूसरा क्या होता है ब्लू ग्रीन अलगी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ जिसका फुल फॉर्म होता है प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये होता है। ये सब सारे जितने भी जीव हैं ये सब सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। अब आगे देखिए, आगे एक पॉइंट दिया हुआ जैसे एक, यह कोशिका यूकैरियोटिक सेल से बहुत क्या होती है, छोटी और जो तेजी से क्या करते हैं, विभाजित होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। किससे, यूकैरियोटिक सेल से छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। छोटे के साथ साथ क्या करते हैं, वह तेजी से विभाजित होते हैं। इतना तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अभी आइए अभी प्रोकैरियोटिक के बारे में और अच्छी तरीके से जानते हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में क्या क्या है। जैसे बैक्टीरिया के चार बेसिक शेप है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो बैक्टीरिया के चार बेसिक शेप होते हैं वो कौन कौन है, रेड शेप्ड, जैसे बैसिलस, ये क्या है, बैसिलस रेड शेप के जैसा होती है। यहाँ पे देखिए ये फिगर में आप ध्यान दीजिए, ये फिगर क्या होता है, बैसिलस का है। और स्प्रेकल जिसको क्या कहते हैं, कोकस, ये कोकस का क्या है, फिगर है। आप देखिए इस स्पाइरल जैसे क्या है, स्पाइरल, इसका यहाँ पे क्या है, स्पिरिलम, स्पिरिलम देखिए स्पिरिलम क्या होता है, ऐसी इस तरह का गोल गोल होता है, ये क्या है, स्पिरिलम हो गया। ये क्या है, कॉमा शेप्ड में कौन कौन आ जाता है, जैसे विबरियो क्या है, देखिए कॉमन शेप में कौन है, विबरियो का जो ये शेप है ये देख लीजिए, ये सब सारे शेप क्या होते हैं, बैक्टीरिया के आकार की होती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ जैसे क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर क्या होते हैं, फंडामेंटल सिमिलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली और सिमिलर, ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। फंडामेंटल ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक जैसा होती है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में भी और अच्छी तरीके से जानना है। देखिए इसका पॉइंट क्या है, माइकोप्लाज्म को छोड़कर
प्रोकैरियोटिक के जितने भी कोशिका होती है, प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेर कर रखती है। केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर प्रोकैरियोटिक में जितने भी जीव आ जाते हैं सब में क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं, जिससे क्या क्या करती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेर कर रखती है। इतना तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब आगे देखिए क्या है, इसमें न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है तथा न्यूक्लियस में अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं। इनमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। कहा किसमें, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में क्या होती है, जो न्यूक्लियस होते हैं चारों ओर उनके क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है तथा उसके साथ साथ क्या होते हैं, न्यूक्लियस में अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं। अब इसमें देखिए ये क्या है, इसमें साइटोप्लाज्म तरल मैट्रिक्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होते हैं, तरल मैट्रिक्स के रूप में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरा देखिए क्या है, इसमें डबल मेम्ब्रेन से घिरे ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो डबल मेम्ब्रेन से होती है, ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ये क्या होती है, ये सब चीज शामिल नहीं होते हैं। फिर आगे देखिए यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया के ही बारे में है। अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमको क्या करना है, अच्छी तरीके से जानना है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या है। फिर देखिए इससे आगे, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे ऑर्गेनल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वॉक्यूल्स, माइक्रोबॉडीज नहीं होते हैं। सिर्फ नॉन मेम्ब्रियस ऑर्गेनल जैसे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। केवल क्या होते हैं, ये सब सारे क्या होते हैं, इनमें नहीं होते, सिंगल मेम्ब्रेन में नहीं होते, लेकिन एक होता है कौन, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए आगे देखिए, इनमें सेंट्रोल्स और सेंट्रोसोम अब्सेंट होते हैं। सेंट्रोसोम क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। सेंट्रोल्स और सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब दोनों चीज क्या होती हैं, अब्सेंट होते हैं। अब देखिए इसके सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, क्रोमेटिन नहीं बन पाता है, जिसके कारण क्या होता है, इनमें प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं इनमें क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। प्रोटीन नहीं रहने के कारण क्या होती है, क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। प्रोकैरियोटिक इतना तो समझ में आगे ही गया होगा। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं होता है, नहीं होने के साथ साथ उसमें क्या होता है, जो क्रोमेटिन होती है वह नहीं बन पाता है। इतना तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। कोई जीव में जीनोमिक डीएनए गोलाकार क्या होते हैं, द्विरज्जुक 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 क्या होता, द्विरज्जुक होता है। कोई भी जीव में जीनोमिक डीएनए गोलाकार और द्विरज्जुक होता है। आप नोट्स में देखिए क्या क्या है। बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल में जीनोमिक डीएनए के अलावे साइटोप्लाज्म में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या कहते हैं, प्लास्मिड कहते हैं। नोट्स में क्या है कि बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल में जीनोमिक डीएनए के अलावे साइटोप्लाज्म में गोल डीएनए क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्लास्मिड कहते हैं। प्लास्मिड इतना समझ में आ ही गया होगा। अब आइए आगे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ क्या, प्लाज्मा झिल्ली क्या है, प्लाज्मा झिल्ली में विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है। क्या मिलती है, विभेदित आकार में मिलती है, जो मीसोसोम कहते हैं। विभेदित क्या होती, प्लाज्मा झिल्ली में विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है, जिसे क्या कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं। यह मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से राइबोसोम के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब आइए हम क्या कहते हैं, इनके बारे में, यूकैरियोटिक के बारे में जानते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक के बारे में हमने जाना, ये सब बातों को क्या करना है, याद रखना है। आप क्या करना है, आप यूकैरियोटिक के बारे में जानते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका होता क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, जिस सेल में झिल्ली युक्त केंद्रक मिलती है उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। मतलब क्या होता है, जिस
सेल में क्या होती है, केंद्रक मिलती है, यह जिस सेल में जिस कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। अब यूकेरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जंतु, जैसे मनुष्य, कुत्ते, पौधे में देखिए, पौधे में पेड़ फूल ये सब सारे हैं। कवक, देखिए कवक में क्या होता है, मशरूम हो गया, ईस्ट। और प्रोटिस्ट में देखिए अमीबा हो गया, शैवाल हो गया, ये सब सारे क्या हैं, यूकेरियोटिक का उदाहरण है। अब आगे देखिए यूकेरियोटिक का ही पॉइंट है क्या, न्यूक्लियस के भीतर क्रोमोसोम्स होती हैं जिसमें क्या होती है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। ये क्या होती है, डीएनए इसमें मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के भीतर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं जिसमें क्या होती है, डीएनए पदार्थ क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। यहाँ तक आपको यूकेरियोटिक के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब आइए हम आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए यूकेरियोटिक कोशिका में क्या है और एक पॉइंट है, जैसे प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोटिक सेल दोनों में क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और राइबोसोम्स और साइटोप्लाज्म कॉमन होते हैं। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और राइबोसोम होती है, साइटोप्लाज्म, ये क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। क्या होते हैं, कॉमन होती है। अब नोट्स में यहाँ पे नोट में देखिए क्या है, नोट में है यूकेरियोटिक सेल। क्या है, यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावे अन्य झिल्ली युक्त संरचनाएं मिलती है जो कोशिकांक कहलाती है, जो क्या कहलाती है, कोशिकांक कहलाती है। यूकेरियोटिक में न्यूक्लियस के अलावे अन्य झिल्ली युक्त संरचनाएं मिलती है जिसे क्या कहते हैं, कोशिकांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अनुसार क्या है, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ईआर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और माइक्रोबॉडीज हो गया, और गोल्जी बॉडी, और क्या है, लाइसोसोम। ये सब इतना ये है क्या है, ऑर्गेनल्स का क्या है, उदाहरण है। इतना तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। आप आइए हम क्या कहते हैं, सेल की जो साइज होती है, शेप होती है, और जो फंक्शन होती है, फंक्शन की दृष्टि से काफी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। देखिए माइकोप्लाज्मा की जो साइज होती है वह कितना होती है, 0.3 माइक्रोमीटर तक होती है। अब बैक्टीरिया देखिए 3 से 5 माइक्रोमीटर तक होती है। आप देखिए आरबीसी में, देखिए आरबीसी में क्या होता है, उनका जो साइज होती है वो कितना होती है, 7.0 माइक्रोमीटर होती है। अब वायरस का देखिए, वायरस का क्या है, 0.002 और 0.02 तक माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अब देखिए ओवम का, देखिए ओवम का क्या है, ओवम सेल का 120 माइक्रोमीटर तक होता है। अब देखिए नर्वस में, देखिए नर्वस में कितना होता है, नर्वस में 10 से 25 माइक्रोमीटर तक होता है। इतना तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। इनका जो साइज होती है ये तक अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब आइए हम देखते हैं, ये क्या है, ये हो गया पादप कोशिकाएं होगी, और ये क्या है, जंतु कोशिकाएं। पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिका कैसा होता है और पादप कोशिका कैसा होता है, इतना तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए कोशिका भित्ति, अब क्या करना है, कोशिका भित्ति के बारे में जानना है कि कोशिका भित्ति क्या होता है। देखिए क्या है कोशिका भित्ति, जिसका इंग्लिश क्या होता है, सेल वॉल। क्या होता है, सेल वॉल। सेल वॉल कवक, फंगी और पौधों दोनों में प्लाज्मा झिल्ली क्या होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक अजीवित कठोर परत पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। पौधे या फंगी प्लांट्स या फंगी की जो बाहरी लेयर होती है क्या होती है, बहुत कठोर होती है। वही कठोर जो बाहरी लेयर होती है, प्लांट की जो बाहरी लेयर है, कठोर जो हिस्सा है, उसी को क्या कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, पौधे की जो बाहरी लेयर होती है वो क्या होती है, अजीवित होती है। अजीवित के साथ साथ क्या होती है, कठोर होती है। वही कठोर हिस्सा को क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है। अब आगे देखिए यहाँ पे कोशिका भित्ति, कोशिका की आकृति, यांत्रिक क्षति और क्या करता है, जो इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन से क्या कहते हैं, उनको बचाती है। कोशिका जो भित्ति होती है उनकी जो आकृति होती है और क्या करती है, यांत्रिक जो क्षति होती है और इन्फेक्शन जो होते हैं, ये सब सारे को क्या करते हैं, सुरक्षित रखने में
मदद करते हैं, बचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, एक सेल को दूसरे सेल से इंटरेक्शन में मदद करते हैं। क्या करते हैं, एक सेल को दूसरे सेल से क्या करते हैं, इंटरेक्शन में मदद करते हैं, जोड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इतना तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब सेल वॉल, भित्ति, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल बनी होती है किस किस चीजों से बनी होती है सेल वॉल, इनके बारे में जानना है। पहला क्या है, बैक्टीरिया, जीवाणु, ये क्या होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं। और फंगी, कवक, फंगी, और ये क्या होते हैं, काइटिन से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं, काइटिन से बने होते हैं। ये जो होते हैं वह क्या होते हैं, सेल्यूलोज होते हैं, और गैलेक्टन्स होते हैं, मैनन्स होते हैं, मिनरल्स हो गया, ये सब सारे से क्या होते हैं, बने होते हैं। मैनन हो, देखिए सेल्यूलोज हो गया, गैलेक्टिनस हो गया, मैनन हो गया, खनिज, ये सब सारे से क्या होते हैं, अलगी बने होते हैं। हायर प्लांट सेल्यूलोज और सेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन और प्रोटीन, ये सब सारे क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक आपको क्या हुआ, अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं हम आगे क्या है। आप यहाँ पे देखिए कोशिका झिल्ली, क्या है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली होता क्या है, इनके बारे में जानना। सभी कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा क्या है, सभी कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ और बायो मेम्ब्रेन और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के नामक से भी जाना जाता है। सेल कोशिका झिल्ली को किस किस से नाम से जाना जाता है, पहला हो गया कोशिका झिल्ली को किस किस नाम से जाना जाता है, पहला हो गया क्या, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा क्या हो गया, बायो मेम्ब्रेन, और तीसरा क्या हो गया, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के नाम से क्या जाता है, जाना जाता है। किसको, कोशिका झिल्ली को, इतना 3 नामों से जाना जाता है। अब देखिए कोशिका झिल्ली किस किस चीज से बना होता है, यह लिपिड तथा प्रोटीन नेटवर्क से बना होता है। लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं, जो इंटीरियर ऑफ सेल आउटसाइड इन्वायरमेंट से क्या करता है, उनको अलग रखने में मदद करता है। यहाँ तक क्या हुआ, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए अगले पॉइंट में क्या है, कोशिका झिल्ली लिपिड बायोलेयर से बनी होती है, जिसमें क्या होती है, प्रोटीन अंत स्थापित होती है। यहाँ तक क्या हुआ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा, और इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या है, आगे क्या है, कोशिका झिल्ली के ही बारे में है। यहाँ पे कोशिका झिल्ली के बारे में बहुत सारे पॉइंट है, देख लीजिए ये सब सारे को। वैसे मेम्ब्रेन जो सेल को क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जिसका खोज जिससे नेगोली, जिससे क्या होता है, नेगोली और क्रेमर ने 1855 में दिया था। क्या दिया था, कोशिका झिल्ली का सिद्धांत किसने दिया था, नेगोली और क्रेमर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जेक्यू पोलो ने 1931 में सेल के जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म का यूज किया था। कब किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह क्या किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म का यूज किसने किया था, ये जेक्यू पोलो ने 1931 में उन्होंने प्रयोग किया। अब देखिए प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के एक निश्चित आकार प्रदान करती है तथा बाहरी चोट या झटका या सदमा से क्या होती है, बचाती है, और यह पैथोजन के प्रवेश को भी क्या करते हैं, रोकते हैं। इसको क्या कहती है, प्लाज्मा झिल्ली से क्या होता है, जो निश्चित आकार होती है वह बनी रहती है, और क्या होते हैं, बाहरी चोट और सदमा से क्या होते हैं, उन्हें बचाती है, और जितने भी पैथोजन वगैरह होते हैं उसको प्रवेश होने से क्या करता है, रोकता है। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड
लिपिड और प्रोटीन से क्या होती है, बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और कुछ पॉइंट यहाँ पे क्या है कोशिका झिल्ली के बारे में है। कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका झिल्ली की औसत मोटाई लगभग क्या होती है, 75 एंगस्ट्रॉम होती है। कितने होते हैं, 75 एंगस्ट्रॉम होते हैं। यह 3 लेयर से बनी होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है, 3 लेयर से बनी होते हैं। पहला आउटर लेयर कितने लेयर एंगस्ट्रॉम से बने होते हैं, 20 एंगस्ट्रॉम से होते हैं। और मिडिल लेयर 35 एंगस्ट्रॉम और इनर लेयर कितने एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। जो सेल वॉल होते हैं वो क्या होते हैं, 3 लेयर से बने होते हैं। पहला क्या हो गया, आउटर लेयर जो कितने एंगस्ट्रॉम से बने होते हैं, 20 एंगस्ट्रॉम से बने होते हैं। और मिडिल लेयर जो 35 एंगस्ट्रॉम से मिलकर बने होते हैं। इनर लेयर जो 20 एंगस्ट्रॉम से बने होते हैं। आउटर तथा इनर लेयर प्रोटीन का बना होता है। जो आउटर लेयर हो गया और इनर लेयर क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। जबकि मिडिल लेयर लिपिड का क्या होता है, बना होता है। आउटर लेयर और इनर लेयर क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। आउटर लेयर और इनर लेयर किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बना होता है। जबकि मिडिल लेयर क्या होते हैं, लिपिड से बना होता है। अब नोट में देखिए क्या है, मानव लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन और 40% क्या होते हैं, लिपिड से होते हैं। मानव की जो आरबीसी होती है, लाल ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी जो कोशिका झिल्ली में लगभग 52% क्या होते हैं, प्रोटीन होती है। और 40% क्या होते हैं, लिपिड होते हैं। अब आगे देखिए आगे क्या है, कोशिका झिल्ली के बारे में ये तो पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतजलिका तंत्र क्या होता है, अंतजलिका तंत्र क्या होता है। देखिए ये जो मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनल का जो कार्य तथा संरचना के आधार पर एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। पहला पॉइंट क्या हुआ, जो मेम्ब्रेन्स होते हैं ऑर्गेनल जो कार्य और संरचना के आधार पर क्या होती है, अलग होते हैं। जो क्या होते हैं, इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है वह मेम्ब्रियस और ऑर्गेनल की जो कार्य होती है और संरचना होती है, दोनों पर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनके आधार पर क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब दूसरा देखिए क्या है, 4 सिंगल मेम्ब्रियस ऑर्गेनल है, जैसे क्या है ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और क्या है लाइसोसोम और वॉक्यूल्स के कार्य एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अतः यह सभी इंडो मेम्ब्रेन क्या है, अतः यह सभी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट तथा पिरोक्सिसोम की कार्य उपर्युक्त अंगों से संबंधित नहीं होता है, इसीलिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत नहीं रखते हैं। इतना तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब आगे देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं और साइटोप्लाज्म के चपटे और आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी ट्यूबुलर संरचना बिखरी रहती है, जिसे क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका और साइटोप्लाज्म में चपटे और आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी ट्यूबुलर संरचना होती है, जो क्या होती है, बिखरी रहती है। उसी को क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा में क्या है कि यह प्लांट सेल तथा एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। और क्या होते हैं, सिर्फ आरबीसी में क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। कौन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये क्या है, यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं और सिर्फ आरबीसी में क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। अब देखिए आगे क्या है, प्रोटर और थॉमसन ने क्या किया था, 1945 ईस्वी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। किसने खोज की थी, प्रोटर और थॉमसन ने 1945 ईस्वी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या की थी, खोज की थी। और यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, यह लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। आप देखिए यहाँ पे ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन प्रकार के स्ट्रक्चर से क्या होते हैं, बने होते हैं। तीन प्रकार के स्ट्रक्चर से बने होते हैं। पहला स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टर्नी। पहला क्या है, सिस्टर्नी। दूसरा क्या है, और पुट्टिकाएं, और तीसरा क्या है, नलिकाएं। ये तीनों आपको ER के बारे में जो स्ट्रक्चर होती है इसी तरह क्या होते हैं, बने होते हैं। पहला क्या है, सिस्टर्नी। दूसरा क्या है, पुट्टिकाएं। तीसरा क्या है, नलिकाएं। इतना तक समझ में आ ही गया होगा। जैसे ये वाला, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये गोल गोल, ये क्या है, सिस्टर्नी हो गया। और अब देखिए सिस्टर्नी में क्या है, यह चपटी थैली जैसी संरचना होती है जो एक दूसरे की समांतर व्यवस्थित होती है। ये जो देख रहे हैं, ये जो फिगर होती है, क्या होती है, इसमें थैली जैसी संरचना होती है। और ये क्या है, चपटी है। ये क्या कहती है, एक दूसरे से समांतर होती है, एक दूसरे से क्या है, समांतर है। उसी को क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी कहा जाता है। इतना तक आपको समझ में आ ही गया होगा। आप देखिए अब पुट्टिकाएं में देखिए, पुट्टिकाएं में क्या है, यह छोटी गोला अंडाकार झिल्ली बद्ध संरचनाएं होती है। इनका जो पुट्टिकाएं होती है वो छोटी गोला और अंडाकार संरचना होती है। और नलिका में देखिए, यह अनियमित आकार की क्या होती है, शाखित नलिकाएं जैसी संरचना होती है। इतना तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे आगे क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फुल फॉर्म क्या होता है, RER। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो होते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक के दो प्रकार होती है। पहला क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER क्या होता है। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, पहला क्या है, इसमें सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ER क्या होती है, खुरदरी होती है, गड्ढी जैसी होती है। वो किसके कारण होता है, ये राइबोसोम की प्रेजेंट उपस्थित होने के ही कारण क्या होता है, उन पर खुरदरी होती है, गड्ढा होता है, उन पर क्या होता है, गड्ढा जैसा संरचना होती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ RER, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो किसके कारण होता है, राइबोसोम के कारण होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। ये क्या होती है, प्रोटीन संश्लेषण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। RER पूरे सेल में पाया जाता है, परंतु न्यूक्लियस तथा गोल्जी बॉडी में क्या होता है, गोल्जी बॉडी के पास ज्यादा होता है। RER पूरे शरीर में पाया जाता है, परंतु न्यूक्लियस तथा और गोल्जी बॉडी में क्या होते हैं, पास ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। आप देखिए यहाँ पे क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। इसमें सतह पर क्या होती है, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, उनकी जो सतह होती है वो क्या होती है, चिकनी होती है। अब देखिए RER में क्या होता था, राइबोसोम पाया जाता था, जिसके कारण क्या होती थी, खुरदरी होती थी, गड्ढा जैसा होता था। इसमें क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उनकी जो सतह होती है वो क्या होती है, चिकनी दिखाई देने लगता है। अब दूसरा में देखिए क्या है, यह वसा और लिपिड संश्लेषण कार्य करती है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। आप आइए हम यही रखते हैं, आप जो चीज नहीं पढ़ाए हैं वह क्या होगा, ये जो पार्ट 2 क्लास होगी उसमें सारा चीज क्या होगा, पढ़ाया चले जाएगा। तब हम यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वो क्या हो, आपकी जो दोस्त वगैरह हैं उनको भी पता चले ये सब चीज़ के बारे में, अच्छी तरीके से जानकारी मिल पाए।
तो यही तक हम आज की क्लास को रखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।